गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आखिरी लेक्चर में हम लोगों ने प्रश्नावली 4 है, ठीक है, सारणिक के बारे में सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। उसके बाद प्रश्नावली 4 है लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। अब आज का लेक्चर आपका सबसे खास है, क्योंकि आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो सारणिक के जितने भी गुणधर्म होते हैं या फिर उसके जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में जानने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आज का लेक्चर किसी ने नहीं देखा तो उसको पूरी की पूरी सारणी, पूरा का पूरा डिटरमिनेंट्स कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीजें आपकी यहीं से निकल कर आती हैं। अगर ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये आपकी क्लियर हो गई, ठीक, मतलब आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर वो आपको समझ में आ गया तो फिर कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी पूरे सारणी के दौरान। लेकिन जिसका ये छूटा तो समझ लो उसका पूरा सारणी बर्बाद हो गया। तो चालू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले ही हेडिंग डाल दिया है, लिखा है सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म, मतलब कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, है ना। तो इसके अंतर्गत पहली प्रॉपर्टी है, मतलब पहला गुणधर्म है, क्या लिखा है यहाँ पे कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो, है ना, का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक स्टेटमेंट लिखा है, एक बात लिखी क्या कि अगर कोई सारणी है उसका प्रत्येक अवयव, ठीक, उसके क्या कहते हैं कि किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में अगर उसका जो प्रत्येक एलिमेंट है ना, वो अगर जीरो हो तो पूरा पूरा डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि ये जो लिखा है ना, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो कोई भी डिटरमिनेंट आपका डेल्टा दिया है, मान लीजिए कि 2 1 5 0 0 0 1 1 2, ठीक। तो ये आपका डिटरमिनेंट देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका डिटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। और इसका ये वाला अगर हम रो देखें R2, ठीक है, रो 2 अगर देखें तो इसका हर एक एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो अगर इस तरीके से कोई भी आपका डिटरमिनेंट आपको दिखाई दे जिसका कोई भी रो अथवा कोई भी कॉलम आपका जीरो हो, ठीक है, उसके हर एक एलिमेंट जीरो हो, तब आप क्या कहेंगे कि डायरेक्ट उसका मान जीरो रख देंगे, ठीक है, बिना उसको एक्सपेंड किए जीरो बराबर रख देंगे। अब ये जीरो क्यों होता है, इसको क्या कहते हैं कि ओपन करके देख लेते हैं ना, इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं, ठीक है, ये आपका R1 हुआ, है ना, ये आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3, मतलब कि रो 1 रो 2 रो 3। तो अगर मैं R2 के अराउंड इसको अगर एक्सपेंड करूंगा ना, तब देखिए यहाँ पे इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग R2, है ना, R2 के हिसाब से मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, तो डेल्टा बराबर आपका किसके आ जाएगा। देखो साइन कन्वेंशन आपका क्या होता है, ये वाला होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर से प्लस माइनस प्लस। तो R2 के लिए हमारा ये वाला चलेगा ना, क्योंकि ये हमारा R2 है, तो R2 के लिए हमारा ये वाला चलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो माइनस जीरो, है ना, ये कटेगा ये कटेगा, क्या बचेगा यहाँ पे, देखिए ये वाला आपका रो और ये वाला कॉलम आपका कैंसिल हो गया, तो 1 5 1 2 आपका बच गया, 1 5 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में जीरो, ये वाला, है ना, ये वाला रो ये वाला कॉलम आपका कट गया, 2 5 1 2 2 5 1 2, और फिर से यहाँ पे माइनस जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस आपका चलेगा, तो माइनस प्लस फिर माइनस, माइनस में जीरो, ये वाला आपका रो ये वाला कॉलम कैंसिल, तो 2 1 1 1, तो 2 1 1 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर ये जो भी आएगा, है ना, जीरो से गुणा होकर ये जीरो आ जाएगा, यहाँ भी ये जीरो से मल्टीप्लाई होके ये वाला पूरा टर्म जीरो, और यहाँ भी ये जीरो से मल्टीप्लाई होके ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब कि इसको हमने सॉल्व करके देखा तो इसकी वैल्यू किसकी कितनी किसके बराबर है, जीरो बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सारणी में, है ना, कोई भी उसका रो अथवा कोई भी कॉलम जीरो के बराबर है, ठीक है, कोई भी रो या कोई भी कॉलम में प्रत्येक एलिमेंट जीरो के बराबर है, तब हम कह देंगे कि उस सारणी का मान कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2, उसको देख लेते हैं, है ना। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी कि यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में, ठीक है, मतलब पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब एक्सचेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका डिटरमिनेंट दिया, ठीक है, उसके रो को हम कॉलम में अथवा कॉलम को रो में अगर एक्सचेंज कर दें, ठीक है, मतलब बदल दें, तब वहां से जो हम लोग क्या कहते हैं सारणी का मान निकालेंगे, वो आपका क्या कहते हैं कि एक ही बराबर, मतलब उसके बराबर ही आएगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का कोई एक डिटरमिनेंट दिया है ना, A1 B1 A2 B2, है ना,
ये आपका एग्जांपल मैं ले रहा हूं। तो अब ये जो हमारा निकला, ठीक है, अगर मैं इसका मान निकालूं, ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी है, किसकी बराबर आएगी, इसका इससे मल्टीप्लाई a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, यही होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसका इसमें क्या करने जा रहा हूं, इंटरचेंज करने जा रहा हूं। क्या इंटरचेंज करने जा रहा हूं कि पंक्तियों का स्तंभों में यहाँ पे इंटरचेंज करने जा रहा हूं। तो अगर मैं यहां से इंटरचेंज करूं तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका R1 है, ठीक है, R1, अब मैं इसको C1 में बदलने जा रहा हूं, है ना। तो इसको मैंने लिख लिया A1 B1, ठीक है। ये जो आपका R1 था इसको मैंने C1 में बदल दिया, मतलब कि ये जो रो था इसको कॉलम में से बदल दिया, ठीक। और ये जो R2 इसको भी किस में बदल दूंगा, C2 में बदल दूंगा। ये आपका हो गया A2 B2। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम किसी भी रो को कॉलम में अगर परिवर्तित कर ली तो वहां से जो सारणिक का मान आएगा वो क्या कहते हैं कि आपका उसके बराबर ही आएगा, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके देखता हूं मैं। तो इसका इससे मल्टीप्लाई लगेगा तो कितना आएगा, देखिए A1 B2, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस A2 B1। अब जरा देखिए कि ये जो यहाँ पे डेल्टा निकला और ये जो यहाँ पे डेल्टा डैश निकला, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश। अच्छा, ये तो था हमारा किसके लिए, ये था तो था हमारा 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट के लिए। बात अगर 3x3 ऑर्डर के लिए करें ना, तो उसके लिए यहाँ पे सीधे एग्जांपल ले लेते हैं ना, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो एक एग्जांपल आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है, पेज नंबर 158 पे, है ना। ये एक एग्जांपल है, इसमें कह रहा है, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखे देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, डेल्टा बराबर, है ना, डेल्टा बराबर 2 -3 5 6 0 4 और यहाँ पे 1 5 -7 के लिए गुणधर्म 2 का सत्यापन कीजिए। के लिए गुणधर्म 2 का सत्यापन कीजिए, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 मतलब गुणधर्म 2 आपका ये रहा। इसके लिए हमें सत्यापन करना है। अभी अभी हमने 2x2 ऑर्डर के लिए देखा, अब की बार इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसका भी इंटरचेंज कर रहा हूं, है ना। क्या कर रहा हूं मैं कि पंक्तियों का स्तंभों में परस्पर विनिमय, विनिमय मतलब कि एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज करने पर, एक्सचेंज का मतलब होता है किसी भी चीज से बदल देना, मतलब कि यहाँ पे मैं रो को किस में बदलूंगा, कॉलम में बदलूंगा। तो अब ये डेल्टा है तो बदलने पर मान लिया हमने, यहाँ पे क्या निकला, हमारा डेल्टा डैश निकला, ठीक। तो डेल्टा डैश अगर यहाँ पे करूं मैं तो 2 3 2 -3 5 2 -3 5 5, जो आपका रो था ये किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया। इसी प्रकार ये आपका क्या हो गया 6 0 4, ये आपका 1 5 और -7, ये आपका ये हो गया, ठीक। अब जरा यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो देखना यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे। तो अब जरा देखिएगा, तो इसको जब सॉल्व करूंगा, है ना, तो देखो यहाँ पे R2 में आपका यहाँ पे 0 है। मैंने ये कहा था कि जहां पर भी 0 हो, ठीक है, जहां पर सबसे ज्यादा 0 वहीं से इसको एक्सपेंड करना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन आपका थोड़ा आसान बन जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको R2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ, है ना। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसके नीचे आपको लिखना है ना, इसके नीचे आपको लिखना है कि एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R2। R2 के हिसाब से क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक 0 था। अब देखो साइन कन्वेंशन सबको पता है क्या होता है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और फिर से प्लस माइनस प्लस। R2 के लिए हमारा कौन सा काम करेगा, ये वाला करेगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा -6, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो -6 लिखने पर ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपका कट गया, ठीक है। बचा क्या, -3 5 5 -7, है ना। तो होगा क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस 7 3 21, नीचे से ऊपर जाने माइनस 5 गुणे 5 कितना आएगा 25, ठीक। अच्छा, ये वाला तो 0 हो गया, ठीक, इसकी कहानी खत्म।
अगला क्या आएगा, देखिए माइनस से स्टार्ट किया तो माइनस, ये प्लस में 0, फिर इसके बाद माइनस, यहाँ पे मैं लिखूंगा -4, है ना। -4 लिखने पर ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपका कट गया, क्या बचा 2 -3 1 और 5, है ना। तो इसका गुणा इससे लगेगा तो 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, एक माइनस आपका ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस, 3 गन्ना 3। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कितना आ गया यहाँ पे 21 - 25 मतलब -4, और -4 इंटू -6 मतलब ये कितना आ जाएगा प्लस का 24, है ना। और यहाँ कितना 10 प्लस 3 13, और 13 चौको कितना हुआ 52, तो माइनस का 52। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा माइनस का 28, है ना। अच्छा, अब इसको सॉल्व करता हूं, तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया। डेल्टा 2 को जब सॉल्व करेंगे डेल्टा डैश को, तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 0 है, तो इसको भी आप लोग क्या करें R2 के हिसाब से एक्सपेंड कर दें। देखिए ये जरूरी नहीं है ना कि मतलब कि आप लोग कंफ्यूज, अगर आप लोग R1 को फॉलो कर रहे हैं तो उससे भी कर सकते हैं, मतलब किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है ना। मैं R2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 0 दिख रहा है ना, तो एक स्टेप मुझे यहाँ पे कम करना पड़ेगा। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, R2 के हिसाब से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x पेंडिंग, ठीक है, along R2। चलिए इसको भी एक्सपेंड कर देता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले -3, देखिए यहाँ पे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस। ठीक, ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपका कट गया, क्या बचा 6 1 4 -7, तो इसका मल्टीप्लाई इससे लगेगा, तो 6 × 7 मतलब कितना आ जाएगा माइनस का 42, नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 4। ठीक, अच्छा ये वाला 0 हो गया, फिर से यहाँ पे आएगा -5, ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपका कट गया, 2 × 4 2 चौको 8, यहाँ पे आ गया 8 माइनस 5 6 30, यहाँ पे कितना आ गया 30। ठीक, इसको सॉल्व करें तो देखिए कितना आता है, यहाँ पे -42 और -4 कितना आएगा -46, तो -46 × 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, 3 6 18 और 3 चौक 12 और 1 कितना है 13। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस का 30, ठीक 30 है 36 है ना, माइनस का 30, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं इसको। यहाँ पे -5, ये कटा 2 चौको 8, अच्छा 5 30 है ना, ये 30 ही है ना, तो 8 - 30 कितना आ गया -22। ठीक, माइनस माइनस प्लस, और 22 पंचे कितना 110, 110, तो -138 प्लस 110 कितना आ गया माइनस का 28, ये आ गया। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने क्या कहते हैं कि इंटरचेंज नहीं किया तब भी आपका -28 आ रहा है, और जब हमने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया तब भी आपका -28 आ रहा है। इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर हम किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में एक्सचेंज कर दें, ठीक है, विनिमय कर दें, तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, क्लियर है। चलो, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया। ठीक है, बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो अगला प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी की 2 समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय इंटरचेंज कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है आपकी, है ना, कि यदि किसी सारणी की किन्हीं 2 समांतर आसन्न पंक्तियों, देखो आसन्न का मतलब ये होता है कि एक दूसरे से लगी हुई, है ना, एक दूसरे के एकदम करीब, है ना, आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान तो नहीं बदलता किंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपका क्या अंतर क्या है कि यहाँ पर हम किसी भी रो को कॉलम से नहीं बदलेंगे, बल्कि हम कॉलम का कॉलम में ही इंटरचेंज करेंगे, है ना, ये दोनों चीजें मिक्स मत कर देना। अच्छा, वहां पे क्या करते थे, वहां पे किसी भी रो को, है ना, कॉलम में बदलते थे या फिर कॉलम को रो में बदलते थे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉलम टू कॉलम चलेंगे या फिर रो टू रो इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वेश्चन, है ना, ये चीज हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या आता है कि पिछले वाले क्वेश्चन में आपका सेम वैल्यू देता था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा कि वैल्यू तो आपका देगा, लेकिन वहां पे एक क्या आ जाएगा कि चिन्ह आपका बदल जाएगा, कि अगर एक्सचेंज करने से पहले आपका माइनस आता है तो एक्सचेंज करने के बाद प्लस आएगा, या फिर अगर प्लस था तो किस में आएगा माइनस में आएगा, है ना, ये यहाँ पे करना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 2x2 ऑर्डर का। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दिया डेल्टा A1 B1 A2 B2, अभी जो इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है ना, A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर मैं इंटरचेंज करने जा रहा हूँ। क्या इंटरचेंज करने जा रहा हूँ
कि हम कह रहे हैं कि R1 इंटरचेंज कर रहे हैं किससे, R2 से। ये जो निशान होता है किसका निशान होता है, इंटरचेंज का, मतलब कि बदलने का। तो ये जो आपका R1 है और ये जो आपका R2 है, ठीक है, ये आपका रो 1 और ये आपका रो 2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को बदल रहा हूँ। अब देखिए जरा बदलने में क्या होगा, तो बदलने में मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपका डेल्टा डैश हो गया, है ना। तो R1 आपका R2 से बदल गया, मतलब ये आपका हो गया A2 B2 और ये आपका क्या हो गया A1 B1। अच्छा, अब इसको सॉल्व करें तो देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ये आपकी आ जाएगी A2 B1, है ना, A2 B1 माइनस A1 B2, ठीक। या फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करें, अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूं तो देखिए कितना आएगा। माइनस कॉमन लेने पे ये चीज आपका प्लस हो गया और ये चीज आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो मतलब ये आपका हो गया A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक। अब जरा देखो A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1, तो मतलब कि ये चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि माइनस ये चीज किसके बराबर, ये चीज बराबर डेल्टा के। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डेल्टा। मतलब हमने यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला कि इसको जब हमने सॉल्व किया है ना, तो ये डेल्टा डैश किसके बराबर आ गया, माइनस डेल्टा के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी रो को दूसरे रो से इंटरचेंज करें या फिर कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते, तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम आती, लेकिन फर्क किसका पड़ जाता, फर्क पड़ जाता माइनस का। तो ये किसके लिए था, ये था आपका 2x2 ऑर्डर के लिए। 3x3 ऑर्डर के लिए चेक करके देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से, है ना, चीजें आपको वहीं पे क्लियर हो जाएगी, है ना। तो एक यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का ले लेते हैं एग्जांपल। चलिए, तो एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पे मान लीजिए कि डेल्टा बराबर आपका दिया है 1 0 2 1 2 1 और 0 0 3, है ना। ये मान लीजिए आपका दिया है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे R3 में सबसे ज्यादा 0, इसको मैं R3 के हिसाब से खोल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग along R3, है ना, एक्सपेंडिंग along R3। देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेल्टा बराबर, अच्छा साइन कन्वेंशन की बात करें तो साइन कन्वेंशन आपका वही ऐसे होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस प्लस। तो R3 के लिए आपका कौन सा फल होगा, ये वाला फल होगा, है ना। तो ये वाला आपका 0, ये वाला आपका 0, ये वाला बचा है ना, तो इसके लिए कौन सा लगेगा चिन्ह, प्लस लगेगा। तो ये आपका आ गया 3, है ना, यहाँ पे लिखा मैंने 3। ये वाला रो, ये वाला कॉलम आपका कट गया, क्या बचा 1 0 1 2, 1 0 1 और 2। सॉल्व किया इसको तो देखो कितना है, यहाँ पे 3 इंटू 2, ठीक है, 2 माइनस 0 तो कितना आ गया 2 माइनस 0। तो इसको सॉल्व करें तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा बराबर आ गया 3 दूनी 6, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे R1 का R2 से किया था, ठीक है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे C1 का C2 कर देता हूँ या फिर C2 का C3 कर दो, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, C2 इंटरचेंज किया किससे, C3 से, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिएगा नाउ, है ना, C2 इंटरचेंज किससे कर दिया, C3। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका C1 होता है, ये आपका C2 होता है और ये आपका क्या होता है, C3 होता है। तो हमने क्या किया कि ये जो आपका C2 है, मतलब कि ये वाला जो आपका क्या कहते हैं कि कॉलम था, इसको इससे बदल दिया। तो देखिए अब बदलने में क्या बना हमारा, अब बदलने बना डेल्टा डैश बराबर 1 1 0, यहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पहले कर दिया 2 1 3 कर दिया, है ना, और यहाँ पे 0 सॉरी, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर दिया 0 2 0, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या कहते हैं कि हमने C1 C2 से C3 में इंटरचेंज कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। तो इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, R3 के हिसाब से एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि R3 में फिर से कितने 0 2 0 है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिंग अलोंग R3, एक्सपेंडिंग अलोंग R3, है ना। तो अब यहाँ देखिए R3 के हिसाब से जब मैं इसको प्रसार करूंगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 0, ठीक है, 0 छुड़ा हो गया, फिर इसके बाद क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 3, है ना। ये वाला क्या कहते हैं कि रो, ये वाला कॉलम आपका क्या कट गया, क्या बचा 1 0 1 2। फिर से देखिए ये आपका रो, ये आपका कॉलम आपका कैंसिल, क्या बचा 1 0 1 2। तो यहाँ पे 1 0 1 2 सॉल्व की
इसको तो कितना है -3, यहाँ पे 2 × 2 -0 है ना, 2 - 0 मतलब कितना आ जाएगा, -3 × 2 मतलब किसके बराबर आ गया, -6 के। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा की वैल्यू 6 आ रही है और यहाँ देखिए डेल्टा की वैल्यू कितनी आ रही है, -6 आ रही है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंटरचेंज करने के बाद वैल्यू तो आपका सेम है, लेकिन फर्क किसका पड़ा, फर्क सिर्फ पड़ा यहाँ पे माइनस का। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अगर किसी सारणिक की, ठीक है, आसन्न मतलब एक दूसरे से लगी हुई, ठीक है, यहाँ पर हमने ये नहीं किया कि इसका R1 का R3 से इंटरचेंज किया है ना, एक दूसरे से लगी हुई, तो आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर, ठीक है, सारणी का मान तो नहीं बदलता, किंतु उसके क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, चलिए ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 3। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारा, ठीक है, हम लोगों की, कि यदि किसी सारणी में दो पंक्तियों या दो स्तंभ, ठीक है, सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, सर्वसम का मतलब होता है बराबर हो, ठीक, बिल्कुल एक जैसे हो, है ना, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। आसान सी प्रॉपर्टी है, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका दिया है, ठीक है, डेल्टा बराबर में आपका दे रखा है 1 0 2 1 0 2 1 2 3, है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा क्या कहते हैं कि डिटरमिनेंट दिया है, इसमें ये जो आपका R1 है, ठीक है, और ये जो आपका R2 है, ये बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं, ठीक, मतलब आइडेंटिकल है ना, एकदम बराबर है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि अगर कभी भी, ठीक है, इस तरीके का डिटरमिनेंट आपको देखने को मिले कि जिसका दोनों रो अथवा दोनों कॉलम, ठीक है, अगर आपस में बराबर है, तो उस सारणी का मान क्या होता है, उस सारणी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि R1 किसके बराबर, R2 के, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, अगर, है ना, इसको अगर सॉल्व करके देखें तो R1 के हिसाब से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो देखिएगा यहाँ पे कितना है, तो डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा 1, ठीक है, ये कटा, ठीक है, ये वाला क्या कहते हैं कॉलम, और ये वाला रो आपका डिलीट हो गया, कितना बचा, 0 × 3 मतलब कि 0 नीचे से ऊपर जा रहा है, माइनस 2 2 2 4, माइनस 0 0 से गुणा हो गया, पूरा 0 हो गया, है ना। अगला क्या गया, प्लस का 2, ये वाला आपका कॉलम, ये वाला रो कैंसिल, तो 1 × 2 मतलब कि 2 -0, ठीक, सॉल्व किया तो कितना आ गया, यहाँ पे आया आपका -4, ये आपका 0, और यहाँ पे आ गया प्लस का 4, 2 2 4, है ना, तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा कोई भी रो, है ना, कोई भी दो रो अथवा दो कॉलम आपका क्या कहते हैं आइडेंटिकल है, मतलब बराबर है, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 बराबर होता है। ठीक, आसान सी प्रॉपर्टी थी और इंपॉर्टेंट भी है ये, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है ना। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। प्रॉपर्टी में आपका दिया है कि यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लेते हैं। तो चलिए अब चर्चा करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या है, इसके दो भाग हैं, है ना। तो वही चीज है, एक चीज को मतलब दो बार क्या कहते हैं कि हम घुमा के कह सकते हैं, या फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है, ठीक, पार्ट नंबर 1, उसमें क्या कह रहा है, उसमें ये कह रहा है कि यदि किसी सारणी को, ठीक है, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी एक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उस सारणी का मान क्या होता है कि उसके मतलब जिस संख्या से हमने गुणा किया उसके उतने गुना हो जाता है। मतलब क्या है, अगर मैं सिंपल से इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझूं, ठीक है, कि मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया, डिटरमिनेंट लिया है, ठीक है, 1 2 3 0 2 0 1 2 1, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं ना कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको मैं अगर क्या कहते हैं R2 के हिसाब से खोलूं, ठीक, R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूं, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एक्सपेंडिंग, ठीक, अलॉन्ग R2। तो R2 में देखिए एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 2, ठीक है, इनटू ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपका कैंसिल, तो 1 × 1 आपका 1 माइनस 1 × 3 आपका 3। तो सॉल्व करने पे कितना आ गया, यहाँ पे सॉल्व करने पे आपका आ गया माइनस का 4। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं कि देखिए सारणी के किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में अगर आप किसी संख्या से गुणा करते हैं, ठीक है, तो उस सारणी का मान उसके उतना गुना हो जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं कर रहा हूं कि R1 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, R1 में मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, 5 × R1, है ना, किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में। तो हमने R1 में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो अब जरा यहाँ देखिएगा ये कितना आएगा, इसको मैं बदल लेता हूँ किसमें, डेल्टा डैश में। तो अब यहाँ पे देखो ये आपका आ गया
R1 के हर एक एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, तो 5 करना, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, बाकी सारी चीज तो वैसे ही है ना, 0 2 0 1 2 1। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करके देखना। तो यहाँ देखिए इसको मैंने लिखा डेल्टा डैश बराबर, फिर से उसी के हिसाब से खोलेंगे है ना, तो यहाँ पे 2, ये वाला रो ये वाला कॉलम आपका कैंसिल, तो 5 करना 5 माइनस, ठीक है 15 करना 15। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आ गया, 5 माइनस 15 मतलब -10, -10 गुणे तो कितना आ गया, माइनस का 20। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 4 × 5। ठीक, कितना लिख दिया, माइनस का 4 × 5। अब जरा देखिए ये जो -4 है, ठीक, -4 किसके बराबर, -4 आपका बराबर है किसके, डेल्टा के। तो मतलब मैं यहाँ पे -4 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि डेल्टा डैश बराबर -4 की जगह मैंने क्या लिखना, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे डेल्टा × 5, या फिर डेल्टा डैश बराबर 5 × डेल्टा। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला, हमें यहाँ से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर किसी भी क्या कहते हैं कि रो में जिस संख्या से गुणा करेंगे, ठीक, जिस संख्या से गुणा करेंगे तो सारणिक का मान उतने गुना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो हमारा सारणिक निकला, ठीक, ये क्या हो गया, ये 5 गुना हो गया, मतलब 5 क्या कहते हैं इसके 5 गुना हो गया, ये जो हमारा क्या कहते हैं कि पहले हमारा जो डिटरमिनेंट दिया गया था। ठीक, इस प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ। अब ये तो हो गई प्रॉपर्टी नंबर ए इसका, ठीक है, ए वाला पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट क्या कहता है, बी वाला पार्ट ये कहता है, ठीक, इसको जरा दूसरे तरीके से समझिएगा। दूसरे तरीके से मैं क्या समझूं, अगर मान लीजिए कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कुछ इस प्रकार दिया है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार दिया है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगा, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको भी, है ना, तब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, इसका बी पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं डेल्टा बराबर 6 18, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 24, 1 2 0 और 2 1 2। ठीक, तो अब यहाँ पर दूसरी तरीके से इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लिया। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा R1 है, ठीक है, R1 में कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो R1 में हमारा 6 कॉमन है। ठीक, अगर मैं R1 से 6 बाहर लूं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ठीक, 6 हमने R1 से बाहर निकाला, तो 6 हमने बाहर निकाला, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 3, और ये आपका हो गया 4। ठीक, अच्छा बाकी चीज तो वैसी है, 1 2 0 या फिर 2 1 2। ठीक, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि हम चाहें तो किसी भी क्या कहते हैं कि किसी भी सारणी से, है ना, किसी भी सारणी के किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम से अगर कुछ भी हमें कॉमन मिल रहा है तो वो हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 हमने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। अब अगर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है, अगर मैं इधर वाले, ठीक, इधर वाले अगर डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, ठीक, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो किसके मल्टीपल में आएगी, वो 6 के मल्टीपल में आएगी। ठीक, अच्छा अगर इसी चीज को मैं यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करूंगा तो ये जो भी आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा, वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर ही होगा, है ना, वो क्या होगा, इसके बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम चाहें तो किसी भी रो अथवा किसी भी कॉलम में किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं, अथवा किसी भी एक संख्या को कॉमन निकाल सकते हैं, अगर वह कॉमन निकल रहा हो तब। ठीक, इन जनरल अगर मैं इसको देखना चाहूंगा ना, इन जनरल अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन जनरल फॉर्म, है ना, इन जनरल फॉर्म, तो डेल्टा बराबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ m, ठीक है, a1 mb1 mc1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक, यहाँ पे देखिए हर जगह m कॉमन है, तो अगर मैं m बाहर निकालना चाहूँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m आपका यहाँ पे बाहर a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक, चलिए ये आपका हो गया। अब एक चीज और यहाँ पे समझ लेते हैं कायदे से कि मान लो कि कभी आपको जरूरत पड़ी, है ना, क्या जरूरत पड़ी,
क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा बन गया, ठीक, हमें जरूरत ये पड़ी कि अच्छा चलो ठीक है भाई, ये जो हमारा R2 है या फिर जो हमारा C2, इसमें क्या कहते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब भी आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो उसका डिवाइड भी हमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ताकि जो हमारा सारणिक का मान है, ठीक है, उसमें कोई फर्क ना पड़े। क्लियर ये चीज है ना? तो बाकी ये कभी क्वेश्चन में यूज होगा तो इसको जरूर मैं बताऊंगा, है ना? तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 5। अब बात करते हैं किसकी? प्रॉपर्टी नंबर 6 की। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 आपकी क्या कह रही है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग है, तो सारणी को उसी कोट के दो, ठीक है, सारणिकों के इसी कोट के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए आपका कोई सारणिक है ना, डेल्टा बराबर आपका दिया है a1 प्लस अल्फा 1, ठीक है, यहाँ पे b1, यहाँ पे c1, a2 प्लस अल्फा 2, b2, c2, यहाँ पे आपका a3 प्लस अल्फा 3, b3 और c3, ठीक। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है कि देखिए, ये जो सारणिक है आपका, है ना, इसका ये जो आपका C1 है ना, ये जो आपका C1 है, यहाँ पे दो राशियों का योग है, ठीक है, दो राशियों का योग है। तो क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि इसको अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, इसको अपनी सुविधा के अनुसार दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो इसी के बराबर ही आएगी, है ना। क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं तो देखिए यहाँ पे कैसे हम अलग अलग करेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूं, एक बार हम लोग ये लेंगे, ठीक है, a1 a2 a3, है ना, एक बार इसको लेकर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा a1 a2 a3, ठीक है, बाकी b1 b2 b3, है ना, और यहाँ पे c1 c2 c3, ठीक, बीच में आपका प्लस, है ना। फिर से अब की बार अल्फा 1 के साथ चलेंगे। तो यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यहाँ पे b1 b2 b3, यहाँ पे आपका c1 c2 c3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये उल्टा भी मतलब कि नियम ये लागू होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर इस तरीके से आपका कोई भी डिटरमिनेंट लिखा है तो हम लोग डायरेक्टली क्या है, इसके इक्वल, मतलब कि ये जो चीज हमारा क्या कहते हैं जिसके साथ जुड़ रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे C1, यहाँ पे C1 के साथ जुड़ रहा है, तो हम ये दो मैट्रिक्स अलग अलग ना लिख के एक में भी लिख सकते हैं। सॉरी, ये दो डिटरमिनेंट अलग अलग ना लिख के एक डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये हुआ। अब इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं ना, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल अगर दिख जाए इसका। तो चलिए, एग्जांपल तो यहाँ पे इसका कोई नहीं दिया है, बाकी जब क्या कहते हैं क्वेश्चन में यूज होगा तो उस टाइम आपको बता दिया जाएगा, है ना, तब ये चीजें ज्यादा समझ में आ जाएंगी, है ना। चलिए बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 की। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 में इसका यूज है, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 7 जब हम इसको प्रूव करेंगे तब उसका यूज है ना। प्रॉपर्टी नंबर 7 अब देख लेते हैं। चलिए अगली प्रॉपर्टी, ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 7, इसको देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के, ठीक, स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्तियों अथवा स्तंभों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़ या घटा दिए जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। क्या लिखा है, ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा बराबर आपका दिया है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक। मैं एक काम कर रहा हूं यहाँ पे कि C1 में, है ना, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे C1 में मैं एक ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। क्या? तो C1 में मैंने ऑपरेट किया C1 प्लस MC2 प्लस LC3, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि C1 में यहां पर किसी भी संख्या m से गुणा करके C2 में, ठीक है, C1 में मैंने क्या किया कि C1 को जोड़ा और किसी संख्या m से गुणा करके C2 को जोड़ा और किसी संख्या L से गुणा करके C3 से जोड़ा, ठीक। तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे तो जो सारणी का मान होगा वो परिवर्तित नहीं होगा, है ना। तो अब जरा देखते हैं कि ऑपरेशन करने पे ये बना क्या, ठीक। तो ये हमने ऑपरेट किया। तो अब जरा देखिएगा, ऑपरेट करने के बाद ये हमारा बना डेल्टा बराबर, ठीक। हम लोग किस में कर रहे हैं, C1 में कर रहे हैं। तो C1 की वैल्यू यहाँ क्या है, A1, ठीक है, A1 प्लस MC2, मतलब कि यहाँ पे M B1 प्लस यहाँ पे L C3, मतलब कि L इंटू C1, ठीक। इसी प्रकार बाकी भी एलिमेंट है, यहाँ पे A2 प्लस MB2 प्लस LC2, यहाँ पे आपका A3 प्लस MB3 और प्लस LC3। अच्छा, C1 में किया,
बाकी C2 और C3 तो आपके एज इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, B1 B2 B3 और यहाँ मैंने क्या लिखा, C1 C2 C3। ठीक, तो क्वेश्चन वाला ये कह रहा है ना कि ये जो आपका डिटरमिनेंट है और ये जो आपका डिटरमिनेंट है, दोनों क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मतलब दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब ये है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं। ठीक, इसको वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये जो हमारा क्या कहते हैं डिटरमिनेंट है, ये इसके इक्वल आ रहा है क्या। अगर ये चीज इसके इक्वल आ गया तो मतलब कि ये हमारा क्या होगा, ये वाली प्रॉपर्टी होगी वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक, तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेकर चल रहा हूँ इसको, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक, हम लोग क्या प्रूव करने जा रहे हैं, हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं कि ये वाला जो डिटरमिनेंट है, ये वाला जो डिटरमिनेंट है ना, मतलब कि ये जो आपका पूरा डिटरमिनेंट है, ये वाला और ये पूरा, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक, हमें ये प्रूव करना है। तो अब जरा मैं देखिए इसके यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। ठीक, मैंने लिखा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद एक बार आप लोग ये पूरा नोट कर लीजिएगा। अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि अभी अभी हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में ये देखा कि अगर कोई जो डिटरमिनेंट है, ठीक, अगर वो किसी भी दो संख्याओं के क्या कहते हैं कि एडिशन में है, मतलब उसके योग में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको अलग अलग डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दो ना होंगे, तीन लोग यहाँ पे एडिशन में, मतलब तीन लोग का यहाँ पे योग है, A1 का, MB1 का और LC1 का। तो हम क्या करेंगे कि ये जो आपका डिटरमिनेंट है, ठीक, इसको मैं 3 में तोड़ने जा रहा हूँ। ठीक, कितने में तोड़ने जा रहे हैं, 3 में तोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं जब 3 में तोड़ूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक बार A1 A2 A3 को लेकर बनाओ, है ना, A1 A2 A3। ठीक, यहां से B1 B2 B3, यहां से B1 B2 B3 और यहां से आपका C1 C2 C3। ठीक है, प्लस अब की बार बनाइए MB1 MB2 और MB3 को लेकर, MB1 MB2 MB3, है ना, और ये आपका यहाँ पे B1 B2 B3 और यहाँ पे आपका C1 C2 C3। तीसरी बार आप बनाइए LC1 LC2 और LC3 को लेकर, प्लस LC1 LC2 LC3, है ना, यहाँ पे आपका B1 B2 B3 और यहाँ पे आपका C1 C2 C3। ठीक, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे तीनों को अलग अलग करके तोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद जैसे ही यहाँ पर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर जो हमारा डिटरमिनेंट अब बना, है ना, ये क्या हो गया, ये 3 में आपका तोड़ गया। अच्छा, पहला वाला जो है, पहला वाला आप ऐसे ही लिख लीजिए यहाँ पे। तो पहला वाला हम लोगों ने लिख लिया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक, प्लस अब देखें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हमने क्या कहते हैं अभी अभी ये डिस्कस की थी। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4 या 5 था। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो अथवा कॉलम में कोई भी संख्या कॉमन आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका C1 है, ठीक, C1 में हर जगह क्या कॉमन है, हर जगह M कॉमन। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे M को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे M को बाहर निकाला तो देखिए यहाँ पे बना गया आपका, यहाँ बना आपका B1 B2 B3। ठीक, यहाँ पे आपका क्या बचा, B1 B2 B3 और यहाँ पे आपका क्या बचा, C1 C2 C3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे C1 में आपका क्या कॉमन है, L कॉमन है, यहाँ से L बाहर हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस में L, है ना, C1 C2 C3 B1 B2 B3 और यहाँ पे आपका C1 C2 C3। ठीक, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमने इसको क्या किया, हमने 3 को अलग अलग में तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे जो कॉमन मिल रहा था, ठीक, वो चीज हमने कॉमन ले ली। अब जरा इसके बाद देखिएगा कि एक प्रॉपर्टी हमने ये बताई थी कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर कोई भी दो रो, मतलब कि दो स्तंभ अथवा दो पंक्ति आइडेंटिकल है, सर्वसम है, तो वो जो डिटरमिनेंट होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका C1 है, यहाँ पे जो आपका C2 है, क्या दोनों एक तरफ है, मतलब एक जैसे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे B1 B1 B2 B2 B3 B3, इतिहास तो भैया C1 बराबर C2 है। ठीक, अच्छा इसमें चेक करिए, इसमें आपका ये जो C1 है और ये जो आपका C3 ये बिल्कुल इक्वल है
है ना, C1 C1 C2 C2 C3 C3, तो मतलब यहाँ पे C1 बराबर C2 है और यहाँ पे क्या है C1 बराबर C3 है, तो मतलब ये जो डिटरमिनेंट है ये किसके बराबर हुआ, 0 के बराबर। अच्छा, और ये जो डिटरमिनेंट है ये किसके बराबर हुआ, ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं कि सिंस C1 बराबर है C2 के, है ना, यहां पे लिखिएगा, ठीक, मतलब कि ये समझ लीजिए इसके इधर है, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है आपका C1 बराबर किसके, C2 के, और यहाँ पे आपका C1 बराबर किसके है, C3 के। तो डायरेक्टली ये किसके बराबर हुआ, 0 बराबर हो गया, तो मतलब हमारा कितना आ गया, हमारा बचा यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2, और यहाँ से आपका A3 B3 C3 प्लस यहाँ पे, ठीक, M इंटू यहाँ इसका मान कितना आया 0 प्लस L इंटू इसका मान कितना आ गया 0, मतलब 0 ये 0, ठीक। तो हमारा फाइनली क्या बचा, हमारा बचा फाइनली A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3, ठीक है, B3 C3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यही चीज तो हमने सिद्ध कर ली थी, है ना, मतलब जो मैट्रिक्स हम लोग लेकर चले, सॉरी जो डिटरमिनेंट हम लोग लेकर चले थे, ठीक है, उसमें हमने क्या कहते हैं C1 में ऑपरेट किया था, और जब उसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके देखा तो वो किसके बराबर आ रहा है, उसी के बराबर आ रहा है। तो यहीं पे हमारा क्या है, हमें यहीं पे हमारा प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होता है, वेरीफाई होता है। क्या वेरीफाई हो गया, यदि किसी सारणी किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी दूसरी पंक्ति के, ठीक है, अवयवों के संगत अवयवों के सम अपवर्त जोड़े घटा दिए जाए तो वो जो सारणी का मान निकलेगा वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है, मतलब उसका मान चेंज नहीं होता है। चलिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 थी आपकी, बहुत काम की चीज थी। अब जो आपका क्या कहते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 8 है ना, 8वीं जो प्रॉपर्टी है, क्या कहता भाई ये, इसको भी देख लेते हैं कि यदि किसी सारणी की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों के संगत अवयवों के सहगुणनखंड, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सहगुणनखंड, तो सहगुणनखंड और ये जो एक आपका आता है उपसारणिक, ये दोनों चीजें एक अलग से यहाँ पे क्या कहते हैं कि चैप्टर दिया गया, मतलब एक यहाँ से टॉपिक दिया गया है ना। हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी नंबर 8 है वो वहीं पे डिस्कस करेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगी, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 8 मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक। और जो आपका प्रॉपर्टी नंबर 9 है, सबसे काम की चीज है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि जो प्रॉपर्टी नंबर 9 है ना, उसकी वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकूं और उस पर बेस्ड तुरंत क्वेश्चन करवा सकूं, 2-3 क्वेश्चन, है ना, अच्छे अच्छे लेवल की, तब वो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो ये लेक्चर आपका यहीं तक था, प्रॉपर्टी नंबर 8 और प्रॉपर्टी नंबर 9 हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।